हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि हमने बताया था लास्ट क्लासों में कि हम डिटेल्ड क्लास ज्योग्राफी की डिटेल्ड क्लास लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर ही, ठीक है, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और नेट में आपको उपयोगी होंगी। हमने लास्ट में क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाई थी जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी के पूरे टॉपिक्स के अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं, वो भी अपने डिटेल से ही डिस्कस किए थे। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी डिटेल्ड क्लास और आपका पहला टॉपिक हमने लिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको देखो, जैसे आपको क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और पैनल पीडीएफ मिलेगी आपको। पैनल पीडीएफ के साथ ही आपको हैंड रिटन नोट्स इस टॉपिक के, जिस टॉपिक की क्लास होगी उस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल। शिक्षा पोर्टल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे आपको पैनल पीडीएफ और आपको इस टॉपिक के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि अच्छा कंटेंट है, आपको हर परीक्षा में सहयोगी साबित होगा, ठीक है। अब मेनली देखो हम लेकर चल रहे हैं आपको नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। इनमें इस टॉपिक से लेकर जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इन क्लासों से मिल जाएंगे। तो आज से स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब अपन पढ़ते हैं और अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी जो विषय है वो पृथ्वी के धरातल की घटनाओं या धरातल की स्थलाकृतियों का विषय है। इसमें हम पृथ्वी की धरातलीय घटनाओं देखो भूगोल में पृथ्वी की धरातलीय घटनाओं और स्थलाकृतियों, पृथ्वी की धरातलीय घटनाओं और स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत। लेकिन हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि भूगोल का विषय नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो भूगर्भ शास्त्र का विषय है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसका विषय है? भूगर्भ शास्त्र का। ठीक है, हम भूगोल का यदि अध्ययन करते हैं तो उसमें अपन पृथ्वी की धरातलीय घटनाओं और स्थलाकृतियों का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो भूगोल का नहीं, किसका विषय है? भूगर्भ शास्त्र का। लेकिन इसका अध्ययन क्यों करना पड़ता है हमको? जब
पृथ्वी की धरातलीय घटना और स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि पृथ्वी के धरातल का यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसका विकास पृथ्वी से अंदर से निकली हुई चीज़ों से ही हुआ है। जैसे आपने ज्वालामुखी पढ़ा होगा, तो पृथ्वी के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर आईं और वो उसने धरातल का निर्माण किया, धरातल जमा, धरातल पे वो आगे जम गई। तो उसके कारण हमें पृथ्वी के अंदर के भागों के बारे में अध्ययन करना पड़ा कि अंदर से ऐसा क्या निकला, ऐसा अंदर क्या है जिससे इसके धरातल पे जो बाहर आकर चीज़ें जमी या उनका निर्माण हुआ, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का इसलिए अध्ययन करते हैं अपन। फिर हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं इनका? ठीक है, हम अंदर तो जा नहीं सकते, पृथ्वी के अंदर तो जा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम गए हैं, देखो पृथ्वी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम गए हैं कितना जा पाए हैं? दक्षिणी अफ्रीका की स्वर्ण खदानों, यानी सोने की जो खाने हैं, की गहराई कितनी है? 3 से 4 किलोमीटर। यानी कि 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तो हम अंदर जा चुके हैं। यानी कि सबसे गहरी है जो मानव ने खुदाई की है, दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खदानें हैं, उनमें खुदाई करके अंदर तक जाके हमने सोने को निकाला है, स्वर्ण निकाला है। तो इसलिए अंदर इतनी तो हम जाके इसका अध्ययन कर चुके हैं। कितना? 3 से 4 किलोमीटर। इसके अलावा भी कोला प्रायद्वीप का नाम सुना होगा आपने। कोला क्षेत्र है, यह है आपका आर्कटिक महासागर। जिसमें अपन ड्रिलिंग द्वारा गए हैं, यानी कि हम नहीं गए हैं, हमने खोद के कुछ पदार्थ निकाले हैं आर्कटिक महासागर में, जिसकी गहराई है लगभग 11 किलोमीटर। यानी कि हमने 2-3 चीजें देखी कि दक्षिण अफ्रीका में सोने के जो खाने हैं उनकी गहराई 3-4 किलोमीटर का है। उसके अंदर तक जाके हमने देखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को या आंतरिक भागों को। उसके अलावा हमने कोला प्रायद्वीप जो है आपके आर्कटिक महासागर में है, वहाँ पे हमने ड्रिलिंग द्वारा, यानी कि खुदाई, जैसे ड्रिलिंग कह सकते हैं, आप बोरवेल देखते होगे, बोरवेल लगती है, ट्यूबवेल जो लगते हैं, ऐसे जैसे हम उसको पाइप द्वारा ड्रिलिंग करते हुए अंदर तक जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 11 किलोमीटर तक कोला क्षेत्र में अंदर तक गए हैं और वहाँ से पृथ्वी की आंतरिक स्थलाकृतियों या आंतरिक जो वहाँ पे संरचना है उसकी, उसको हमने अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें थी। इसके बाद हमने ऐसे अध्ययन किया, लेकिन तो पृथ्वी 11 किलोमीटर गहरी तो है ही नहीं। आपने पृथ्वी की गहराई के बारे में भी सुना होगा, आगे हम उनकी बात करते हैं। जैसे पृथ्वी के व्यास की यदि बात करें अपन, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। लेकिन हम कितना जा पाए हैं अभी? मानव तो पहुंचा है 3 से 4 किलोमीटर अंदर, और हमने जो अब कुछ चीजें निकाली हैं ड्रिलिंग द्वारा, जैसे कोला प्रायद्वीप में, तो वो निकाली है हमने कितने किलोमीटर तक? 11 किलोमीटर तक। तो गहराई इतनी है और हम गए हैं केवल 11 किलोमीटर तक। तो फिर कुछ स्रोतों के द्वारा हमने कुछ जानकारियां जुटाई, कुछ स्रोतों के द्वारा हमने जानकारी जुटाई। उन स्रोतों को हम देखेंगे कि इस स्रोत से किस प्रकार की हमको जानकारी मिली, इस स्रोत से हमको किस प्रकार की जानकारी मिली। अलग अलग तरीके के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत अपन देखेंगे, अप्राकृतिक स्रोत अपन देखेंगे।
ठीक है, तो कुछ फैक्ट हैं पृथ्वी से संबंधित, वो फैक्ट एक बार अपन देख लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या की यदि बात करें 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। उसके बाद देखो पृथ्वी की आकृति की यदि बात करें, देखो ऐसे ही बना लेते हैं, इस तरह से है पृथ्वी की आकृति कुछ कुछ, यानी कि जियोड आकृति है। जियोड जिसको बोलते हैं अपन, जियोड या भूआब। पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है। ये आपका विषुवतीय क्षेत्र है और ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, तो कुछ चपटी सी है, यानी कि पूरी गोल नहीं है आपकी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी चपटी है। तो यहाँ पे देखो यदि व्यास की बात करें या त्रिज्या की हम बात करें, और यहाँ पे कम है यानी ध्रुव, ये ध्रुव है, ध्रुव है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक है, और ये है आपका विषुवतीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम त्रिज्याओं की यदि बात करें तो यहाँ पे इसका व्यास अलग है और विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर इसका व्यास अलग है। तो देखते हैं ये कुछ फैक्ट हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,754 किलोमीटर, ये भूमध्य रेखीय व्यास है। देखो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, और ध्रुवीय व्यास जो है वो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसलिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास आपको बड़ा है दिख रहा है इसमें, और ध्रुवीय व्यास की यदि बात करें बहुत इससे छोटा है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है और विषुवत रेखा पर पृथ्वी थोड़ी फैली हुई है, यानी कि थोड़ी विस्तरित है। इसी प्रकार यदि इनकी परिधि की बात करें तो परिधि भी अपन दो तरीके से देखते हैं, भूमध्य रेखीय परिधि भूमध्य रेखीय परिधि अलग है, वो है आपकी 40,077 वर्ग किलोमीटर, और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, ये कुछ फैक्ट हैं जो हमसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको ये ध्यान रखने हैं। ये है आपकी 40,000 किलोमीटर। ठीक है, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या की अपन ने बात की 6,371 किलोमीटर है, और ये पृथ्वी की हमने ध्रुवीय और विषुवतीय इसकी आकृति देखी। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास हमने यहाँ पे देखा
और ध्रुवीय व्यास अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको ये अलग अलग चीजें ध्यान रखनी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। आपको ये ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखीय पूछ रहा है या ध्रुवीय पूछ रहा है। ऐसे ही पृथ्वी की परिधि भी पूछी जाती है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। पृथ्वी के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो पृथ्वी का क्षेत्रफल पृथ्वी का क्षेत्रफल पृथ्वी का क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल है। अब इसमें से भी स्थल भाग और जल भाग, पृथ्वी पर स्थल भाग आपको पता होगा 1/3 क्षेत्रफल पर तो है स्थल भाग और 2/3 क्षेत्रफल पर है आपका जल भाग। तो 510 मिलियन है आपका पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल और इसका 29, सीधा मोटा मोटा लिख लेते हैं, 29% पे है आपका स्थल भाग और 71% पर है आपका जल भाग। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्षेत्रफल देखा हमने, भूमध्य रेखीय परिधि, भूमध्य रेखीय आपका त्रिज्या या व्यास, हमने यहाँ पे पृथ्वी के कुछ छोटे छोटे फैक्ट थे जो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब बात करते हैं आगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। ये स्रोत आपको देखने हैं कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। इनको हम दो तरीके से पढ़ते हैं जो आपके स्रोत हैं। पहला है आपका प्राकृतिक स्रोत। पहला प्राकृतिक स्रोत पढ़ेंगे। दूसरा अपन पढ़ेंगे अप्राकृतिक स्रोत। और तीसरा अपन पढ़ेंगे अन्य स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत और अन्य स्रोत। अब इसमें प्राकृतिक स्रोत में पहला है ज्वालामुखी। पहला है ज्वालामुखी और दूसरा इसमें अपन पढ़ते हैं भूकंप। प्राकृतिक स्रोत में अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखी और भूकंप को, और इसके बाद अप्राकृतिक स्रोत में अपन पढ़ेंगे तापमान, दूसरा पढ़ेंगे दबाव या दाब, और तीसरा इसमें पढ़ेंगे
घनत्व। इसके अलावा अन्य स्रोतों की यदि बात करें तो अन्य स्रोतों में अपन पहला पढ़ेंगे पृथ्वी के निर्माण की या ऐसे लिखो, पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना है। पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना है। इसी में दूसरा अपन पढ़ेंगे उल्कापिंड। ये कुछ स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के। प्राकृतिक स्रोतों में अपन देखते हैं ज्वालामुखी और भूकंप। अप्राकृतिक स्रोतों में अपन देखेंगे तापमान, दबाव या दाब और घनत्व। अन्य स्रोतों में अपन देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाएं और उल्का पिंड। ठीक है, इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे मैं आपको हर जगह पे बताता हुआ चलूंगा कि इस जगह पे क्वेश्चन कैसे आता है और कहां से आता है और क्या क्या पूछता है। जैसे यहाँ पे है, ये आपको मैंने बताया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कुछ स्रोत हैं। इनमें से क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा अप्राकृतिक स्रोत नहीं है। आपको 3 ये दे देगा, एक इनमें से कोई और दे देगा। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, 1 2 1 ऐसे मिला के दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अब इनको एक एक से हम जानकारी लेंगे कि ज्वालामुखी से किस प्रकार हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, भूकंप से किस प्रकार हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। ऐसे ही एक एक से अपन ये बात करेंगे कि इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे चलते हैं, पहला लेते हैं पहला है ज्वालामुखी। हम प्राकृतिक स्रोतों की बात कर रहे हैं और प्राकृतिक स्रोत में अपन पहला पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में आपको पता है देखो ये मैंने ज्वालामुखी आपको पढ़ाए हुए हैं जब क्वेश्चन डिस्कस करे थे अपन ने। इस प्रकार ज्वालामुखी से गर्म तप्त लावा बाहर निकलता है। मैंने लावा और मैग्मा के बारे में भी आपको बताया है उन्हीं क्लासों में कि मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है। मैग्मा तो वो होता है जब गर्म तप्त पदार्थ धरातल में ही रहता है, पृथ्वी के अंदर ही रहता है, भूगर्भ में ही रहता है, तो उसको अपन लावा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ये लावा बाहर आता है, यानी धरातल से बाहर आता है, तो इसको अपन लावा कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया से लावा बाहर आता है तो इस लावा से हमें जानकारी मिलती है कि हो सकता है पृथ्वी में कहीं ना कहीं पर तरल पदार्थ उपस्थित हो या किसी परत में, कोई भी परत पृथ्वी की तरल अवस्था में हो। ठीक है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी की कोई परत तरल अवस्था में है। क्योंकि तरल लावा बाहर निकल रहा है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कैसी परत है, तरल परत भी हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि भूगर्भ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग किस प्रकार के हैं, तरल अवस्था में हैं।
भाई जब नीचे से तरल चीजें निकल रही हैं पृथ्वी के भूगर्भ से, तो हो सकता है तरल अवस्था में हो। इसके बाद इससे जो पदार्थ बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। उसका सैंपल लिया लावा का, उसका परीक्षण किया लेबोरेटरी में ले जाके, उससे हमें जानकारी निकाली कि पृथ्वी का जो धरातल है, सॉरी भूगर्भ है, वो कैसे कैसे किन किन तत्वों से मिलकर बना है, किन किन पार्टों से मिलकर बना है। तो इसके द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा हम इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी तरल पदार्थ बाहर आया, बाहर आके हमने उसके सैंपल इकट्ठे किए। सैंपल इकट्ठा करने के बाद हमने देखा कि जांच की किन किन पदार्थों से मिलकर धरातल बना है। ठीक है, तो ये हम ज्वालामुखी से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद है आपका दूसरा भूकंप। तो भूकंप से हम कैसे इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? भाई भूकंप कहते किसे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि पृथ्वी जब कंपन करती, किन्हीं आंतरिक बलों के द्वारा, पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा जब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, उसे अपन भूकंप कहते हैं। अब इस भूकंप में क्या होता है, कुछ तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगों की गति में, भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन, भूकंपीय तरंगों की गति में जो परिवर्तन होता है, उससे हमें पता चलता है, गति में परिवर्तन के कारण परिवर्तन से जानकारी मिलती है। अब तरंगों से कैसे जानकारी मिलती है? देखो, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। पी तरंग, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। अब देखो, जो पी जो तरंग है, पी जो तरंग है, ये ठोस, द्रव व तरल, सॉरी गैस, ठोस, द्रव व गैस पदार्थ की तीनों दशाओं में गति करती हैं। पी जो तरंग है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में गति करती हैं, लेकिन जब ये ठोस से द्रव में जाएगी, जब ये तरंगे, पी तरंगे ठोस से द्रव में जाएंगी, तो इनकी गति में कुछ परिवर्तन होगा। ठोस में सबसे अधिक गति होती है इनकी ठोस पदार्थों में, या ठोस में। ठोस से जब ये द्रव में जाएगी तो ये विचलित होंगी या परिवर्तित होंगी, थोड़ी गति में परिवर्तन आएगा, और ये थोड़ी विचलित होंगी, परिवर्तित होंगी। ऐसे ही गैस में, यानी कि तीनों दशाओं में, ठोस, द्रव और गैस तीनों दशाओं में इनकी गति सेम नहीं रहती है, गति में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे ही एस तरंग की यदि बात करें, एस तरंग केवल ठोस में गति करती है, में गति करती हैं। तीनों में गति करती हैं, लेकिन इनकी गति में जो तीव्रता होती है उसमें अंतर होता है। ऐसे ही एस तरंग जो है केवल ठोस में गति करती हैं,
लेकिन जैसे ही द्रव में जाएंगी ये विलुप्त हो जाती हैं, द्रव में विलुप्त हो जाती हैं, उनकी केवल गति परिवर्तित होगी, लेकिन ये जो एस तरंगें हैं ये विलुप्त हो जाती हैं। ठोस में चलेंगी लेकिन ठोस के अलावा द्रव या गैस में जाएंगी तो ये विलुप्त हो जाती हैं। ऐसे ही एल तरंगें हैं, ये केवल धरातल पर चलती हैं। तो भूकंप से देखो जानकारी कैसे मिलती है कि पी तरंगें हैं, जब भूकंप आता है तो देखो भूकंप की यदि जानकारी की बात करें, जैसे ये आपका ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे भूकंप आता है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भूकंप आता है, इस तरह से तरंगें ऊपर की ओर जाती हैं, यानी कि धरातल की ओर जाती हैं ये तरंगें, और इस क्षेत्र को अपन कहते हैं फोकस। और जहां पे सबसे पहले तरंगें धरातल पर महसूस की जाती हैं उसे अपन कहते हैं, जैसे यहाँ पे महसूस की गई तो इसको कहेंगे अपन एपिसेंटर। भूकंप मूल या भूकंप केंद्र, जब ये तरंगें भूकंप मूल से यानी फोकस से धरातल की ओर जाती हैं और जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ या गैस, यानी तीनों में से अवस्थाओं में से कोई अवस्था मिलती है, उसके हिसाब से इन तरंगों में परिवर्तन होता है, इनकी गतियों में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ से एल तरंगें, सॉरी पी तरंगें गई, पी तरंगें तीनों में चलती हैं, ठोस में चलती हैं, द्रव में चलती हैं और गैस में चलती हैं। ठोस के बाद यदि द्रव में जाएंगे इनकी गति में परिवर्तन होगा। ऐसे ही एस तरंगें केवल ठोस में ही चलती हैं, लेकिन जैसे ही तरल भाग आएगा ये विलुप्त हो जाएंगी। और जहां पे ये सभी तरंगें नहीं जा पाती हैं या नहीं चलती हैं तो उस क्षेत्र को कहते हैं अपन भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप छाया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे भूकंपीय तरंगों की गति नहीं होती है, भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंच पाती हैं। अब इसमें भी दोनों का अलग अलग होता है, पी तरंगों का अलग छाया क्षेत्र होता है, एस तरंगों का अलग छाया क्षेत्र होता है, जो कि अपन भूकंप अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसमें अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है कि भूकंपीय तरंगों से किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी मिलती है। तो इसके आधार पर देखो, चलो आगे इसका अलग से टॉपिक ही है, इसी में अब आज ही आएगा वो, उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो दो प्राकृतिक स्रोतों के बारे में अपन ने जानकारी ली, ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप से किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमको मिलती है। अब आगे चलते हैं अप्राकृतिक स्रोत। ये थे आपके प्राकृतिक स्रोत दोनों। प्राकृतिक स्रोत, और अब है नेक्स्ट अप्राकृतिक स्रोत। और अप्राकृतिक स्रोत में भी अपन पहला पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं मैंने आपको बताए हैं अभी अप्राकृतिक स्रोत। तापमान है, वायु सॉरी दाब है या दबाव है,
और घनत्व है। तो पहले देखते हैं अपन तापमान। देखो तापमान में क्या होता है, तापमान की प्रकृति होती है कि जैसे जैसे हम धरातल के अंदर जाएंगे, यानी धरातल से भूगर्भ में जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे, तो पृथ्वी की गहराइयों में जाएंगे, पृथ्वी की गहराइयों में तापमान बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बढ़ने की गति होती है, देखो, प्रति 32 मीटर की गहराई पर, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यानी कि पृथ्वी में अंदर हम 32 मीटर यदि जाएंगे तो तापमान कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और यदि प्रति 100 मीटर पर, फारेनहाइट की यदि बात करें तो 100 मीटर पर 1 फारेनहाइट, 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान बढ़ जाता है। और जैसे जैसे नीचे गहराई में जाएंगे तो तापमान में इसकी वृद्धि होती जाएगी। और यदि केंद्र तक जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र की मैंने आपको गहराई बताई 6371 किलोमीटर, यानी उस गहराई तक यदि हम जाएंगे तो तापमान कितना होगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके आधार पर अब बताओ, जब तापमान इतना हो जाएगा तो कोई भी चीज हो गलित अवस्था में होगी, यानी तरल अवस्था में होगी। तो तापमान के आधार पर हम जैसे जैसे जाएंगे अंदर तो तरल भाग आता जाएगा। तो इसके आधार पर हमने अंदाज लगाया या पता लगाया कि पृथ्वी की जो गहराई है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होना चाहिए, तरल अवस्था में होना चाहिए। और तापमान की यदि बात करें तो गहराई में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये चीजें हमने तापमान के बारे में देखी। इसके बाद आपका दूसरा है दाब या दबाव कह सकते हैं। अब देखो जैसे जैसे पृथ्वी की गहराइयों में जाएंगे, पृथ्वी की गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है। और यदि देखो दाब होता क्या है, जो वायुमंडल का दाब धरातल पर पड़ता है, वायुमंडल का दाब धरातल पर पड़ता है, वो कहलाता है वायु दाब कहते हैं उसको। लेकिन पृथ्वी के अंदर भागों में जाएंगे तो वो धरातल का दबाव पड़ेगा। जैसे ऊपर वायुमंडल का पड़ रहा है धरातल पे, और धरातल के नीचे वाली परतों में धरातल का दाब पड़ेगा। तो जैसे जैसे जाएंगे तो दाब बढ़ता है। और तो औसत दाब यदि बात करें पृथ्वी का औसत दाब 3.5 है। ठीक है, ये दबाव के बारे में। और जैसे जैसे दबाव की बात करें तो दबाव के आधार पर पृथ्वी ठोस अवस्था में होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से दाब पड़ रहा है और दबाव जब बढ़ता है तो कोई भी चीज हो वो ठोस अवस्था में आ जाती है। तापमान के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए, तरल होना चाहिए। और दाब या दबाव के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है इसका अप्राकृतिक स्रोत।
तीसरा अप्राकृतिक स्रोत है घनत्व, सी घनत्व। अब देखो घनत्व भी हम जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाएंगे, घनत्व भी बढ़ता है गहराइयों के साथ। देखो तीन चीजें अपन ने देखी, तापमान, दाब और घनत्व। तीनों चीजें यदि हम जैसे जैसे धरातल में जाएंगे यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाएंगे, तीनों चीजों में वृद्धि होती है, तीनों चीजों में वृद्धि होती है। और यदि घनत्व की बात करें तो घनत्व देखो, तीन परतें मानी गई हैं पृथ्वी में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के यदि घनत्व की बात करें तो क्रस्ट का घनत्व है 2.7 से 2.9 घन सेंटीमीटर में होता है घनत्व, तो 2.7 से 2.9 घन सेंटीमीटर। ऐसे ही यदि मेंटल में हम जाते हैं, मेंटल में पहुंचते हैं तो ये पहुंच जाता है 4 से 6 घन सेंटीमीटर। ऐसे ही कोर में यदि जाते हैं तो ये पहुंच जाता है 11 से 13 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार यदि घनत्व की हम बात करते हैं तो पृथ्वी की गहराई में यदि जाएंगे तो घनत्व के हिसाब से भी पृथ्वी हमको ठोस अवस्था में देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि ठोस होनी चाहिए। ये अलग अलग के हिसाब से हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक स्रोत हैं, इनके आधार पे हमने अंदाजा लगाया है, इसके आधार पे हमने अंदाजा लगाया है या पता लगाया है। ये केवल अनुमान है, अंदर तो कोई जाके देख के नहीं आया है कि पृथ्वी किस प्रकार की है अंदर से, केवल अनुमान हमने लगाए हैं कि तापमान के आधार पर धरातल पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसा होना चाहिए, घनत्व के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसा होना चाहिए, और दाब या दबाव के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन थे आपके अप्राकृतिक कारक। अब आगे लेते हैं अपन प्राकृतिक कारक, सॉरी प्राकृतिक थे, अब बात करेंगे अप्राकृतिक की। अब इसके बाद अपन अन्य कारक देखते हैं। तीसरा है अन्य कारक। और अन्य कारक में अपन देखेंगे पहला अन्य कारक में पहला है उल्कापिंड। देखो उल्कापिंड ब्रह्मांडीय कुछ गोले होते हैं जो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, जब देखो पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी टाइम ही इन उल्कापिंडों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी का निर्माण ऐसा माना जाता है सूर्य से अलग होकर हुआ है, और सूर्य के साथ अलग होने पर ही ये छोटे छोटे उल्कापिंड बन गए,
ऐसा माना जाता है। जब ये उल्कापिंड भी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी आपकी सौरमंडल में घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, ऐसे ही ये उल्कापिंड भी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अपना रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किसी बड़े पिंड की ओर खींचते हैं या आकर्षण करते हैं, जैसे पृथ्वी की ओर इनका खिंचाव हुआ और पृथ्वी पर आ गए। होते तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आते टाइम एक घर्षण के कारण जल जाते हैं, तो थोड़ी बहुत मात्रा में ये पहुंच पाते हैं पृथ्वी तक। कई जगह उल्कापिंड देखने को मिले हैं। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं तो इनका अध्ययन किया जाता है। उल्कापिंडों का अध्ययन प्रयोगशालाओं में किया जाता है, क्योंकि जिन तत्वों से पृथ्वी बनी हुई है उन तत्वों से उल्कापिंड भी बने हुए हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के समय ही हुआ है, सूर्य से अलग होने से ही हुआ है। क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य से अलग हुई है, तो ये उल्कापिंड भी सूर्य से अलग हुए हैं, इसलिए इनका अध्ययन किया जाता है, उल्काओं का अध्ययन किया जाता है। उल्कापिंडों का अध्ययन करके भी पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त की जाती है। क्योंकि इनका निर्माण भी पृथ्वी के निर्माण के समय ही हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम उल्काओं से इसकी जानकारी लेते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों की। इसके बाद अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना है। देखो, कुछ संकल्पनाएं हैं जो कुछ विद्वानों द्वारा दी गई हैं, उनके आधार पे भी हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहली संकल्पना है कांट की वायवराशीय परिकल्पना। वायवराशीय या गैसीय परिकल्पना। गैसीय ठीक है, ये कांट की एक परिकल्पना है जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना है। दूसरी है लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। इसी प्रकार एक परिकल्पना है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना।
और एक परिकल्पना है चैम्बरलिन की, चैम्बरलिन या मोल्टन की परिकल्पना। इन परिकल्पनाओं के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना है। कांट ने अपनी अलग तरीके से बताया कि पृथ्वी का निर्माण या उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। उसी प्रकार लाप्लास ने भी अपनी अलग तरीके से बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना भी अलग चीज है, और चैम्बरलिन और मोल्टन ने भी अलग तरीके से बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो ये अन्य कारकों में हमने देखा उल्कापिंड को। उल्कापिंड के बाद आपने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना है कुछ। पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाओं के कारण ही हमने जानकारी ली कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं कि कांट ने इसके आधार पर गैसीय है, इसके आधार पर गैसीय है, इसके आधार पर द्रव है आंतरिक भाग, इसके आधार पर भी द्रव या इसको तरल बोल सकते हैं, और ये ठोस। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है कि कांट के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का होना, किस प्रकार का बताया है कांट ने, तो वो है गैसीय। लाप्लास ने किस प्रकार का बताया है इसकी संकल्पना के आधार पर, वो है द्रव या तरल। और जेम्स जीन ने द्रव या तरल। और चैम्बरलिन और मोल्टन की यदि बात करें तो इन्होंने किस प्रकार का बताया है इनके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को, ठोस। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कारक हमने देखे, स्रोत, प्राकृतिक, अप्राकृतिक और अन्य कारक। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक भी देखने को मिलते हैं, वो भी एक बार यहां डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत में आते हैं, देखो ज्वालामुखी, और उल्कापिंड। और अप्रत्यक्ष स्रोत में आते हैं तापमान, दाब, घनत्व और भूकंप। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। ये भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत हैं। ये अलग वर्गीकरण है, और वो अलग वर्गीकरण है, वो प्राकृतिक, अप्राकृतिक और अन्य है, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि इनके आधार पर पृथ्वी को आंतरिक भाग किस प्रकार के माने गए हैं, उनको कैसे कैसे बांटा गया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण दिए हैं, उन वर्गीकरण को हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि अपन करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास या अगली क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें,
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे पूरी ज्योग्राफी की, आप यदि फर्स्ट ग्रेड नेट या इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम पूरी ज्योग्राफी आपको यूट्यूब पर ही विद नोट्स देकर आपको ये कवर करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए